Welcome to my channel Learning Zone. वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जोन। आज हम करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर और ये कुछ टिक मार्क के हैं क्वेश्चन, इनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ। वैसे ऑलरेडी इसमें फिल किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्वीट पोटैटो, जिंजर, शुगर केन एंड ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द जर्मिनेटिंग बेबी प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम। यहाँ पे भी भरा हुआ है ऑलरेडी, कोटिलेडन्स है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, सीड कोट, कोटिलेडन, शूट या रूट। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे कोटिलेडन्स। थर्ड है हमारा यहाँ पर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन आर। अब सीड जर्मिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिससे हमारा सीड जो है वो जर्मिनेट हो सके। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, ऑलरेडी फिल किया हुआ है, एयर, वाटर एंड वार्मथ, यानी हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और गर्माहट भी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द सीड्स ऑफ डैश आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है हिप्टेज, कोकोनट, जैंथियम एंड पी। इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है हमारा जैंथियम। तो जैंथियम के जो बीज होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पर बी क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी हर एक के हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट है हमारा सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। वो कौन से सीड्स हैं जो एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, तो उसका हमारे पास एग्जाम्पल है पी एन बाल्सम। नेक्स्ट है हमारे पास सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड। वो कौन से सीड्स हैं जो विंड यानी हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, तो उसका हमारे पास एग्जाम्पल है डैंडेलियन एंड मदार। नेक्स्ट है यहाँ पर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे वीट एंड बार्ले। उसके बाद है यहाँ पे हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है हमारे पास ज्वार एंड बाजरा। उसके बाद यहाँ आता है सी में, सी पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है। पहला है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो प्रैक्टिस की जाती है क्रॉप्स को ग्रो करने की लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर जो की जाती है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स। तो ये जो ब्लैंक्स है इसमें पोटैटो एंड जिंजर हमें फिल करना है, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं। नंबर 3 है इंसेक्ट्स लाइक लॉक्यूस्ट एंड ग्रास हॉपर ईट अवे द क्रॉप्स इन द फील्ड। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे फील्ड में लगे होते हैं क्रॉप्स, उन्हें ये खा जाते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं लाइक लोकस, यानी लोकस एंड ग्रास हॉपर, ये जो होते हैं क्रॉप्स जो होती है ना फील्ड में, उसे खा जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया एंड वायरसेज कॉजेज डिजीज इन क्रॉप्स। हमारी क्रॉप्स में जो भी डिजीज होती है लाइक बीमारियां होती है वो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती है। उसके बाद है मैच द कॉलम्स। यहाँ पे हमें मैचअप करना है। 6 है हमारे पास, यहाँ पे टोटल 6 हैं, प्लोइंग, मैन्योरिंग, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं एडिंग कंपोस्ट, कलेक्टिंग ग्रेन्स, गैदरिंग क्रॉप्स, लूजनिंग सॉयल एंड स्कैटरिंग सीड्स, वाटरिंग फील्ड। अब जो इनका प्रॉपर है उसको मैच कर देना है। जैसे हमारा प्लोइंग को हम किससे मैच करेंगे, प्लोइंग को हम मैच करेंगे लूजनिंग सॉइल से। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। इसके बाद है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग का हमारा हो जाएगा एडिंग कंपोस्ट। नंबर 3 है यहाँ पे सोविंग। सोविंग का हो जाएगा स्कैटरिंग सीड्स। उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन का यहाँ पर हो जाएगा वाटरिंग फील्ड। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का हो जाएगा गैदरिंग क्रॉप्स। उसके बाद है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का हो जाएगा कलेक्टिंग ग्रेन्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ई सेक्शन में, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी, राइस, खरीफ। तो यहाँ पर आ जाएगा वीट एंड राबी। इसी तरह से लोटस सीड, वाटर, फिर मैंगो के साथ लगाएंगे एनिमल्स, ड्राई सीड्स एंड रिंकल सीड कोट, फिर सोक्ड सीड्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सॉफ्ट सीड कोट। फिर नंबर 4 है राइस और मोनोकॉट, पी एंड डाइकॉट। उसके बाद है सोइंग सीड्स एंड इरिगेशन और वाटर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर टिक प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। इसका ए जो पार्ट है उसमें है टिक द करेक्ट आंसर। जो भी करेक्ट आंसर है उसे हमें टिक करना है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए, ABCD। द वाटरिंग ऑफ फील्ड्स फॉर क्रॉप्स टू ग्रो इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन राइट ऑप्शन है। उसके बाद है द सीड्स विद हेयर एंड विंग्स आर डिस्पर्स्ड बाय। किसके द्वारा ये डिस्पर्स होते हैं, विंड, एनिमल्स, एक्सप्लोजन या वाटर। तो ये होते हैं विंड के द्वारा। उसके बाद है फर्न्स एंड मॉसेज रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। उसके बाद है नंबर 4
ट्यूबर्स आर पार्ट्स ऑफ द रूट्स दैट स्टोर फूड। ट्यूबर्स जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं रूट के जिसमें फूड स्टोर होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो ट्यूबर करेक्ट आंसर है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज जर्मिनेशन, नेम ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो बाय स्टेम कटिंग, ठीक है। उसके बाद है नेम अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स। नंबर 4 क्वेश्चन है वाई फार्मर्स यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज जर्मिनेशन, इसका आंसर मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। तो हमारा जो शॉर्ट आंसर होगा वो यहाँ से हम ले सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक सीड ग्रो होता है सीडलिंग में से, तो वो सारा प्रोसेस कहलाता है आपका जर्मिनेशन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे, द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक सीड जो होता है डेवलप हो जाता है इनटू अ सीडलिंग, यानी सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। टू जर्मिनेट अ सीड नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, यानी जर्मिनेशन के लिए किसी भी सीड को प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ चाहिए होती है, ठीक है। दीज आर एसेंशियल फॉर अ जर्मिनेटिंग सीड, ये सारे एसेंशियल चीज़ें होती हैं किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा एक शॉर्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन था नेम अ प्लांट दैट ग्रोज बाय स्टेम कटिंग, तो वो है हमारा रोज। थर्ड है हमारा नेम अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स, जो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है वो है फर्न। उसके बाद वाई फार्मर्स यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स जो है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को क्यों यूज करते हैं वो भी इसी चैप्टर में आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्यों डाले जाते हैं, क्यों हमारे फार्मर जो है इसको यूज करते हैं, ये है ना हमारा क्वेश्चन, वाई फार्मर्स यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं इंसेक्टिसाइड, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक कैटरपिलर्स, ग्रास हॉपर्स और लॉकस होते हैं, तो ये जो होते हैं ये फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, इसीलिए इन्हें ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर इनको किल करने के लिए। इंसेक्टिसाइड मस्ट बी यूज्ड इन प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी ओनली, लेकिन ये नहीं कि हमने बहुत सारी मात्रा डाल दी है, बहुत कम मात्रा डाल दी, उस पर ऑलरेडी लिखा होता है कि कितनी मात्रा में डालनी है। तो जो भी प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी होती है वो स्प्रे किया जाता है, सो दैट केमिकल्स डू नॉट कॉन्टेमिनेट फूड ग्रेन, जिससे कि जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे फूड ग्रेन को कॉन्टेमिनेट नहीं कर पाए। अगर हमने उस मात्रा से कम या ज़्यादा डाला तो नुकसान हो सकता है। उसके बाद है पेस्ट में जैसे लाइक मोल्स एंड रैट्स, ये भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, तो इनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। वैसे एक लाइन यहाँ पर ये बैक्टीरियन वायरसेस के लिए भी है जो बहुत अटैक करते हैं क्रॉप प्लांट्स को, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड डैमेज क्रॉप्स। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड वायरल ग्रोथ। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो इसलिए भी स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर बैक्टीरियल एंड वायरल जो डैमेज करते हैं उसके लिए भी इनको स्प्रे किया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये खत्म हो गया यहाँ पे चारों वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट थे, एक लाइन के थे, लेकिन मैंने फिर भी इनको डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद है व्हाट आर डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स, अब इसके बारे में हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर, जहाँ पर मोनोकॉट्स के बारे में और डाइकोट्स के बारे में बताया गया है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोकॉट्स, सम प्लांट्स, यहाँ पे है ना ये लाइन, सम सीड्स हैव ओनली वन कोटिलेडन लाइक राइस, व्हीट एटसेट्रा, सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोकॉट्स, जिसमें एक ही कोटिलेडन होता है वो मोनोकॉट्स कहलाते हैं। और सम सीड्स हैव 2 कोटिलेडन्स, और कुछ सीड्स जो होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, जैसे कि बीन में, पी में होते हैं, तो उन्हें हम डाइकोट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा इनको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, जैसे पार्ट्स ऑफ अ ग्राम सीड, ये है सीड कोट, ये है सीड होल, यहाँ पे ये है सीड स्कार, ये है यहाँ से बेबी शूट निकलेगा, फिर यहाँ कोटिलेडॉन से ये 2 हैं, फिर यहाँ पे बेबी रूट है। तो समझ में आ गया मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स। मोनोकॉट एंड डाइकोट में यही फर्क होता है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो सीड्स होते हैं उनमें 1 कोटिलेडन होता है, जैसे राइस, व्हीट, तो उसे कहते हैं मोनोकॉट, और जिसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं उन्हें कहते हैं डाइकोट, जैसे कि बीन एंड पी। तो ये हो गया इनका। अब हम यहाँ पे रीड करेंगे और आंसर ढूंढेंगे क्रॉप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पेज नंबर 9 पर, प्लांट्स दैट आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर थिंग्स दैट दे आर कॉल्ड crops. The types of crops are food grain crops, vegetable and fruit crops, oil producing crops, fiber crops and plantation crops.
तो जो भी प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रोन किए जाते हैं एक लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर जब वो ग्रो किए जाते हैं फूड के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, तो उसे ही हम क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स के टाइप्स बताए गए हैं, जैसे फूड ग्रेन क्रॉप्स कौन से होते हैं, वीट होते हैं, राइस, मेज, बार्ले, ज्वार और पल्सेज। वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स कौन से होते हैं, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज, पोटैटो, अनियन। उसके बाद आता है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स कौन से होते हैं, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड पीनट। फाइबर क्रॉप्स कौन से होते हैं, जूट, कॉटन एटसेट्रा। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से होते हैं, टी और कॉफ़ी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा इसका आंसर मिल गया। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है स्टेम कटिंग क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा स्टेम कटिंग क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा है ना रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स, यानी बहुत से बॉडी पार्ट्स से प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें से एक पार्ट हमारा स्टेम भी होता है। तो ये हेडिंग दी हुई है पेज नंबर 7 पे, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, यानी स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, बनाना, ग्रेप्स, रोज, हिबिस्कस एंड बोगनवेलिया कैन ग्रो फ्रॉम अ मेथड। एक मेथड होता है जिसे हम स्टेम कटिंग कहते हैं। इन दिस मेथड अ स्टेम इज टेकन फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट से इस मेथड में क्या किया जाता है कि मदर प्लांट जो होती है उससे एक स्टेम ले लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, एंड इट्स लोअर एंड इज बरीड इन द मॉइस्चर। और जिसका लोअर एंड होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसको मॉइस्चर यानी नमीदार सॉयल में उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, अच्छे से उसको बो दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद द कटिंग डेवलप्स, वो जो कटिंग हमने लगाई थी उसमें डेवलप हो जाते हैं। क्या क्या डेवलप होते हैं, रूट्स, न्यू ब्रांचेज, एंड धीरे धीरे वो ग्रो करती जाती है। ग्रो होकर के वो न्यू प्लांट बन जाता है। जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये हमारे पास एक रोज प्लांट है, इसको नीचे की तरफ से यानी लोअर एंड जो वो कट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे हटा लिया जाता है, फिर यहाँ पे ले गए इस प्रोसेस में, इस स्टेम कटिंग को हमने लगा दिया इसी तरह से। उसके बाद जो भी इसके लिए ज़रूरी है वो सब देते रहेंगे, वाटरिंग करते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जो ये स्टेम होगी वो ग्रो कर जाएगी। ग्रो करने के बाद इसमें रूट्स निकलेंगी, न्यू ब्रांचेज निकलेंगी और दोबारा से हमारा गुलाब का पौधा तैयार हो जाएगा। तो जो इसका अगर एग्जाम्पल पूछे जाएँ तो आप शुगर केन का, बनाना का, ग्रेप्स का, रोज का, हिबिस्कस एंड बोगनवेलिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। अब हमें डिफ्रेंशिएशन जो इनके बीच में फ़र्क है वो बताना है, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बीच में। उसके बाद इनके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो ये हमारा मिल जाएगा पेज नंबर 9 पे, ये है ना रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो यहाँ लिखा है द क्रॉप्स विच ग्रो इन द विंटर सीजन, जो भी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं अक्टूबर से मार्च, यानी विंटर सीजन हमारे यहाँ अक्टूबर से मार्च में स्टार्ट रहता है, आर नोन एज रबी क्रॉप्स। तो इन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, ये जितने भी मैंने बताए हैं सारे रबी क्रॉप्स हैं। रबी जो होता है, अरेबिक मीनिंग होता है स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के सीजन में तैयार हो जाती हैं सारी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर यूजुअली हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग्स, ये जो क्रॉप्स होते हैं यूजुअली हार्वेस्टेड की जाती है स्प्रिंग में, स्प्रिंग में तैयार हो जाती है फसल हमारी। क्रॉप्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, पी, बीन, एप्पल, ऑरेंज आर ग्रोन एज विंटर क्रॉप्स। और विंटर क्रॉप्स की तरह ही कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश और पी, बीन और एप्पल, ऑरेंज को ग्रो किया जाता है। उसके बाद आते हैं खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन विद द अराइवल ऑफ मानसून एंड आर ग्रोन इन मानसून सीजन, वो क्रॉप्स जो कि बोई जाती हैं मानसून के आने पर, एंड दे ग्रोन इन मानसून सीजन, और वो मानसून सीजन में ही इनको ग्रो किया जाता है। जुलाई से अक्टूबर तक बारिश होती है हमारे कंट्री में, तो इसीलिए इसे खरीफ क्रॉप्स भी कहते हैं, यानी मानसून के सीजन में ही ये बोई जाती हैं, क्योंकि उस टाइम बारिश बहुत होती है और इसका जो टाइम होता है वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, बाजरा, ज्वार एंड मेज, मक्का, मेज मतलब मक्का। खरीफ इन अरेबिक मीन्स ऑटम, ठीक है। दीज क्रॉप्स आर यूजुअली हार्वेस्टेड इन ऑटम, ये जो फसलें होती है यूजुअली हार्वेस्ट की जाती है ऑटम में, यानी जो तैयार होती है फसलें ये ऑटम में तैयार हो जाती हैं। उसके बाद है द क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन मार्च एंड जून, जो मार्च एंड जून के बीच में ग्रो की जाती हैं उन्हें समर क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स लाइक ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गोर्ड, बिटर गोर्ड, वाटरमेलन एंड मैंगोज आर समर क्रॉप्स। तो ये सब हमें समर क्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। वैसे तो आजकल हर चीज़ हमें मिल जाती है, लेकिन जो कहते हैं ओरिजिनली कब उगाई जाती है वो इसी टाइम में उगाई जाती है। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। वाई इज सीड डिस्पर्सल नेसेसरी, सीड डिस्पर्सल इतना ज़रूरी क्यों होता है? अगर सीड डिस्पर्सल नहीं होगा तो क्या होगा, अब हमें ये बताना है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 5 पे, दिखा देती हूँ यहाँ पे पेज नंबर 5 है और आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सीड डिस्पर्सल होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड
अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू फार ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। यानी वो प्रोसेस जिसमें जो सीड्स होते हैं वो स्कैटर्ड किए जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं मदर प्लांट से काफ़ी दूर जा करके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सीड डिस्पर्सल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है, वाई डू सीड्स नीड टू बी डिस्पर्स्ड। सीड्स जो है वो क्यों डिस्पर्स होना जरूरी है? एज यू नो प्लांट्स नीड एडिक्वेट सनलाइट। हम सभी जानते हैं प्लांट्स को एडिक्वेट यानी एक पर्याप्त मात्रा में सनलाइट की, एयर की, वाटर की ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट्स विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर कॉम्पीट फॉर स्पेस, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। जो भी प्लांट्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब लगे होंगे, बहुत ही क्लोज में एक दूसरे को अगर हम लगाते हैं सारे प्लांट्स को, तो फिर एक दूसरे से ही कम्पीट करते हैं। कम्पीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पिटिशन करना। किस चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे? स्पेस के लिए करेंगे, उनको जगह चाहिए, हवा चाहिए, पानी, मिनरल्स और सनलाइट के लिए, जिसका रिजल्ट ये होगा इफ़ ऑल द सीड्स फॉल नियर द मदर प्लांट। अगर सारे जो सीड्स हैं वो मदर प्लांट के पास में गिरते हैं एंड क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे, तो ये होगा कि दे विल कम्पीट विद ईच अदर। वे एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे। एज अ रिजल्ट मैनी सीड्स विल फेल टू जर्मिनेट। बहुत सारे सीड्स जो होंगे वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में फेल हो जाएंगे, यानी खराब हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे जर्मिनेशन का प्रोसेस। हैंस सीड्स नीड टू बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। यही वजह है जो सीड्स है उनको नीड होती है स्कैटर्ड अवे होने की फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट से बहुत दूर दूर उनको स्कैटर्ड होना जरूरी होता है। अगर वो पास पास रहेंगे एक दूसरे के, तो वो आपस में कंपटीशन करेंगे, सबको बराबर मात्रा में स्पेस चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सीड्स होंगे वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में फेल हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका रीजन। एज प्लांट्स और सीड्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन नेचर हैज अरेंज सम एजेंट्स टू स्कैटर सीड। हम सभी जानते हैं प्लांट्स और सीड खुद तो चल के जा नहीं सकते, इसीलिए नेचर ने उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर रखा है जिससे कि सीड्स स्कैटर हो जाए। These agents are wind, water and animals. In some plants, the fruits open with an explosion, spraying the seeds over a large area. These agents ensure that seeds are scattered far and wide, preventing their clustering. तो ये पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है डी पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ सीड एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट पार्ट्स। अब हमें यहाँ पर वेल लेबल डायग्राम बनाना है सीड का और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये हमारा पीछे है, अभी दिखाते पीछे पेज नंबर पे। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया, देखिए पार्ट्स ऑफ अ सीड, कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टडी द पार्ट्स ऑफ अ सीड। सीड यहाँ पे लिखे ना व्हाट टू डू। अ सीड इज अ हार्ड एंड ड्राई। सीड जो होता है बहुत ही हार्ड एंड ड्राई होता है, बहुत ही इट डज नॉट ईजिली, बहुत ईजिली ये ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो इसको देखने के लिए कि भाई इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एग्जाम्पल दिया गया है ग्राम सीड्स का, यानी चने के जो सीड होते हैं उसको पानी में सोक करेंगे और उसके बाद उसे ओवरनाइट के लिए लीव कर देंगे, पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इससे लिखेंगे। ये है यहाँ पर डायग्राम, ये बनाना होगा हमें पार्ट्स ऑफ अ ग्राम सीड। नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल ऑब्जर्व दैट द सीड्स हैव ग्रोन बिगर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम देखते हैं तो जो हमारा सीड है वो थोड़ा बड़ा सा दिखता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। पहले वो हार्ड था, अब कैसा हो जाएगा, सोक होने के बाद बहुत सॉफ्टर हो जाएगा। द सीड्स हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्ड अप। जितना भी हमारा सीड था उसने जितना उसमें पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता था उसने एब्जॉर्ब किया और वो स्वेल्ड अप हो गया, यानी फूल गया, थोड़ा बड़ा सा हो गया फूलने के बाद। अ सीड हैज अ स्मॉल होल। सीड में क्या होता है कि स्मॉल सा होल होता है, ठीक है, ये रहा स्मॉल होल। उसके बाद है थ्रू विद द वाटर, जिससे कि वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। बिलो द होल, इस होल के नीचे क्या होता है, यू विल सी अ स्कार, एक आपको स्कार नजर आएगा। दिस इज वेयर द सीड वॉज अटैच द फ्रूट। यही वो जगह है जहाँ पर सीड जो है वो फ्रूट से अटैच रहता है। उसके बाद है द हार्ड कोट कवरिंग द सीड बिकम सॉफ्ट इन वाटर एंड कैन देन बी टेकन आउट ईजिली। उसके बाद यहाँ पर ये सीड कोट है। ये सीड कोट जो होता है, ये हार्ड कोट जो है वो कवरिंग होती है जिससे कि सीड जो होता है धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है जब वो पानी में सोक्ड होता है। उसके बाद उसे आसानी से निकाला जा सकता है, टेकन आउट किया जा सकता है उसमें से इसके सीड को। दिस आउटर कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये जो आउटर कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है सीड को, इसे कहते हैं सीड कोट। ऑन रिमूविंग द सीड कोट को रिमूव करने के बाद यू विल सी 2 पार्ट्स ऑफ द सीड। तुम्हें 2 पार्ट नजर आएंगे जब इसे ऐसे करेंगे तो, और ये कहलाते हैं कॉटिलैडोन। जब ये जो 2 पार्ट दिखते हैं कहते हैं कॉटिलैडोन। बिटवीन कॉटिलैडोन लाइज द एम्ब्रियो। इनके बीच में क्या होता है, दोनों कॉटिलैडोन्स के बीच में होता है एम्ब्रियो। उसके बाद एम्ब्रियो हैज अ बेबी शूट, और एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, एक बेबी शूट होता है एंड अ बेबी रूट, और नीचे होता है बेबी रूट। उसके बाद द कॉटिलैडोन्स ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स।
कॉटिलेडोन्स जो हैं उन्हें सीड लीव्स भी कहा जाता है। प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी प्लांट, वे ग्रोइंग बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं। सम सीड्स हैव 2 कॉटिलेडोन्स एंड सम सीड्स हैव 1 कॉटिलेडोन्स। तो जो 1 कॉटिलेडोन्स वाले सीड होते हैं वो होते हैं राइस, व्हीट, और उन्हें कहते हैं मोनोकॉट। और जिनमें 2 कॉटिलेडोन्स होते हैं जैसे बीन और पी, तो उन्हें कहते हैं हम डाइकॉट्स। उसके बाद ऑन रिसीविंग फेवरेबल कंडीशन, जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, द एम्ब्रियो ग्रोज टू बिकम अ सीडलिंग, तो एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो हो जाता है और एक सीडलिंग में बदल जाता है। द बेबी शूट ग्रोज अपवार्ड टू फ्रॉम द स्टेम, जो बेबी शूट होता है वो ग्रो करता है अपवार्ड यानी ऊपर की तरफ, यानी अपवार्ड टू फ्रॉम द स्टेम, यानी स्टेम से ऊपर की तरफ आने लगता है और फिर लीव्स की तरफ। द बेबी रूट ग्रोज डाउनवर्ड, और बेबी रूट जो होती है वो नीचे की तरफ आने लगती है, डाउनवर्ड आने लगती है फ्रॉम द रूट्स, यानी नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा प्रोसेस, यहाँ पे पूरा ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जितनी भी स्टेजेस इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका भी आंसर यहीं लिखा है, दिखाते हैं अभी। तो यहाँ पे लिखा है ना, क्रॉप प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू फीड अ लार्ज पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, जो क्रॉप्स होती है लार्ज स्केल पर ग्रोन की जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो लार्ज स्केल पर जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसकी प्रैक्टिस को ही हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, खेती करना कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेज इन्वॉल्व होती है, अब उसके बारे में यहाँ देखेंगे और फिर अपने आंसर को हम लिखेंगे। फर्स्ट है प्लोइंग, सेकेंड है मैन्योरिंग, फिर यहाँ पर आ जाते हैं सोविंग, फिर यहाँ पर आ जाते हैं इरीगेशन पे, और फिर बस नहीं, अभी एक और है, यहाँ पर नंबर 5 है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। उसके बाद यहाँ पर हार्वेस्टिंग का है प्रोसेस, फिर नंबर 7 है थ्रेशिंग, और नंबर 8 है विनोइंग। तो यही हमें लिखना है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अगर हम इसे लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लेकिन एक बार फिर भी समझा देती हूँ। जैसे ये प्लोइंग लिखा है ना, द काइंड ऑफ सॉइल सूटेबल फॉर द क्रॉप शुड बी फर्स्ट सेलेक्टेड। सबसे पहले मिट्टी का जो प्रकार होता है, किस तरह की क्रॉप के लिए सूटेबल है, उसे सेलेक्ट किया जाता है। देन द सॉयल शुड बी लूजन ओवर द इंटायर फील्ड टू मेक इट एरियन पोरस। उसके बाद जितनी भी सॉयल होती है उसको लूजन किया जाता है। ये ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, इसके पीछे लगा रहता है, इससे इसको लूजन किया जाता है पूरे फील्ड को, जिससे कि एरिया और पोरस हो जाए, उस हवादार हो जाए, पोरस हो जाए, यानी छोटे छोटे उसमें छेद बन जाए, जिससे कि अच्छे से फसल उग सके। उसके बाद मैन्योरिंग, यानी मिट्टी का चुनाव भी करना होता है, क्योंकि हर मिट्टी में हर फसल नहीं उग सकती। उसके बाद है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में क्या होता है, इट इज डन बाई एडिंग कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइजर्स। यह जो प्रक्रिया की जाती है इसमें कंपोस्ट मिलाया जाता है या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट टू इनरिच द सॉयल इन न्यूट्रिएंट्स, यानी सॉयल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए। दिस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है बहुत इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद है सोविंग, यानी किस तरह से ये देखो गिरा रहा है ना, यहाँ पे बीजों को फैला रहा है। ओनली हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड टू बी सोन आफ्टर द फील्ड इज रेडी। जब ये 2 प्रोसेस के बाद हमारा फील्ड रेडी हो जाता है तो उसके बाद उसमें सेलेक्टेड अच्छे वाले जो बीज होते हैं, हेल्दी बीज होते हैं, उनको डाला जाता है। द सीड्स आर नॉट शोन टू डीप, उन्हें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं डाला जाता है मिट्टी की। एंड टू क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के बहुत पास भी नहीं डाला जाता, क्योंकि हमें पहले से पता है कि अगर बहुत पास हम सारे बीजों को लगाएंगे तो ये होगा कि उनमें आपस में कंपटीशन हो जाता है हवा के लिए, स्पेस के लिए, और वो जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको थोड़ा दूर दूर ऐसे बिखेर के डाला जाता है। उसके बाद इरीगेशन, या यहाँ पे सिंचाई हो रही है, ठीक है, ट्यूबवेल लगा हुआ है। क्रॉप्स आर गिवन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एट द राइट टाइम। क्रॉप्स को दिया जाता है राइट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाता है। राइट टाइम, यानी टाइम पे पानी देना पड़ता है, जिस फसल को जब जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है पानी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग, जैसे ही सीड जो होते हैं जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड चेंज इनटू सीडलिंग्स, और सीडलिंग में बदल जाते हैं, द फील्ड नीड्स टू बी वाटर्ड प्रॉपरली। तब उस स्टेज पर फील्ड को ज़रूरत होती है प्रॉपरली वाटरिंग करने की, यानी जब सीडलिंग आने लगते हैं तो फिर बहुत मस्ट हो जाता है कि हम उन्हें टाइम पर प्रॉपरली पानी दें, सिंचाई करते रहें। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फसल हमारी अब रेडी हो रही है तो उन्हें बचाना भी पड़ता है बहुत सी चीज़ों से। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स, एज द क्रॉप्स ग्रो दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। जैसे ही क्रॉप्स बड़ी होने लगती है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले ग्रेजिंग एनिमल से करना पड़ता है, जैसे काऊ, गोट्स, ये सब आती हैं, इन्हें खा जाती हैं। फेंसिंग अराउंड द फील्ड इज नीडी टू प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल, उसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई जाती है जिससे कि ग्रेजिंग एनिमल्स उसके अंदर ना आ सके। नंबर 2 है इंसेक्ट्स, जैसे कैटरपिलर, ग्रास हॉपर्स एंड लॉकस। ये जितने भी मैंने बताए हैं ये सब आते हैं
और पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। इसलिए इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू किल दीज इंसेक्ट। इसलिए इन इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। इंसेक्टिसाइड मस्ट बी यूज इन प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी। जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा छिड़की जाती है, जिससे कि जो केमिकल्स है वो कॉन्टेमिनेट ना कर सके फूड ग्रेन्स। उसके बाद है पेस्ट। बहुत सारे पेस्ट होते हैं जैसे मोल्स एंड रैट्स, ये भी बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल किया जाता है पेस्टिसाइड्स। उसके बाद है बैक्टीरिया एंड वायरसेज अटैक क्रॉप प्लांट्स। ये भी हमारे क्रॉप प्लांट्स को अटैक करती हैं। दे कॉज डिजीज इन प्लांट। इससे प्लांट में बीमारियां पैदा होती है, डैमेज हो जाता है क्रॉप्स का। उसके बाद पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड वायरल ग्रोथ। उसके बाद पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, छिड़के जाते हैं। किसको रोकने के लिए? बैक्टीरियल एंड वायरल ग्रोथ को रोकने के लिए। उसके बाद है वीड्स। बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम ग्रो भी नहीं करते, वो अपने आप ही अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और कम्पीट करते हैं विद द मेन क्रॉप्स, और वो मेन क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसीलिए क्या करना पड़ता है? दे शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम द फील्ड। उन्हें फील्ड से ऐसे नोच के निकाला जाता है, पुल्ड किया जाता है। अगर वो रहेंगे तो हमारी फसल जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके बाद बर्ड्स ऑल्सो ईट अवे क्रॉप्स एंड कॉज डैमेज। बर्ड्स भी जो होती हैं वो क्रॉप्स को खा जाती है, बहुत डैमेज करती हैं। और स्केयर क्रो कीप्स देम अवे। ये एक स्केयर क्रो है, एक ऐसा पुतला टाइप का बनाया जाता है, खेतों में लगा रहता है। इसे देख के वो डर जाती हैं और वो क्रो जो भी होते हैं वो वापस नहीं आते, इसलिए लगाया जाता है खेतों में इस तरह का। उसके बाद है यहाँ पर आ जाते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसलों की हार्वेस्टिंग हो रही है। क्रॉप्स आर कट डाउन एंड कलेक्ट एज दे मैन्योर मैच्योर। जब भी हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है तो उनको कलेक्ट किया जाता है, काटा जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय हैंड। हार्वेस्टिंग जो है वो हैंड के थ्रू किया जाता है, यूजिंग सिकल के थ्रू किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। अब तो मशीनों के थ्रू किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड पेस्ट। अब जो फसल कट के आ जाती है उसको भी हमें बचाना पड़ता है। किस से? मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, नमी वाली जगह पर नहीं रखना है, कीड़ों से बचाना पड़ता है और पेस्ट से बचाना पड़ता है, चूहों से, मोल्स से। इसके बाद आ जाते हैं थ्रेसिंग में। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, इनको देखो ये क्या कर रहे हैं। आफ्टर क्रॉप्स आर कलेक्टेड। जब क्रॉप्स कलेक्ट कर ली जाती है तो ग्रेन्स आर सेपरेटेड। ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, अनाज के दानों को अलग अलग किया जाता है फ्रॉम द स्टॉक्स। उनके जो स्टॉक्स होते हैं उनसे अलग अलग किया जाता है बाय बीटिंग द स्टैम्प। इन स्टैम्प्स को बीट किया जाता है अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। एक हार्ड सी सरफेस के ऊपर ऐसे पटक पटक के बीट कर करके अनाज के दानों को स्टॉक से अलग किया जाता है। दिस इज ऑल्सो डन बाई अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर। अब ये प्रोसेस जो है थ्रेसर के थ्रू एक मशीन आती है उससे किया जाता है। पहले ये हाथ से ऐसे किया जाता था, बहुत मेहनत लगती थी, अब मशीनें करती हैं। इसके बाद है विनोविंग। विनोविंग में क्या किया जाता है? द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। जितने भी ग्रेन्स का सेपरेशन होता है, इन्हें अलग अलग करना अनाज के दानों को फ्रॉम द चैफ से। ये जो भूसा है ना, भूसा टाइप का, इससे अलग किया जाता है। डन बाई लैटिंग ग्रेन्स। इससे हमें ग्रेन्स मिल जाता है इस तरह से, जैसे ये औरत गिरा रही है ना, ऐसे हवा के विपरीत गिराया जाता है। दिस फॉर्म्स 2 क्लियर सेपरेट। इससे क्या 2 क्लियर सेपरेट बन जाते हैं। एक तो हीप ऑफ ग्रेन बन जाता है एंड चैफ। एक तरफ अनाज का ढेर लगता है, दूसरी तरफ इस भूसे का ढेर लग जाता है। फिर उसके बाद किया जाता है स्टोरिंग। स्टोरिंग में क्या किया जाता है? ऑल फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। जितना भी फूड ग्रेन्स होता है वो स्टोर किया जाता है केयरफुली ड्राई एंड एयर लॉक्ड शेड्स में, जहाँ पे हवा भी ना घुसे, जिसे सिलोस भी कहते हैं। एज मॉइस्चर अलाउ ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर जो है वो घुस नहीं पाते। अगर वो घुस जाएगी तो वहाँ पे किस चीज़ की ग्रोथ हो जाएगी? फंगी की एंड बैक्टीरिया की। इन विलेजों में क्या होता है? ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन मड शेल्टर्स। मिट्टी के जो शेल्टर्स बनाते थे वो लोग स्टोर करने के लिए उसमें डालते थे। एंड सिलोज में दे आर पैक्ड इन गनी बैग्स टू ट्रांसपोर्ट दम। उसके बाद सारे अनाज को गनी बैग्स में भर दिया जाता है। जूट के जो बोरे होते हैं उन्हें भर कर उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे दिया जाता है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे इस तरह से। ये ट्रक है, ये गनी बैग्स, इसमें भर रखा है खूब सारा ग्रेन्स। उसके बाद है प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द रिटेलर्स। उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप्स है, क्रॉप्स के जितना भी प्रोडक्ट्स है, जैसे गेहूं, चावल, जो भी है जो उगा हुआ है, उन सबको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिटेलर्स को। हु डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद रिटेलर्स क्या करते हैं? उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में। जो भी जहाँ पर अनाज बिकता है, अनाज मंडी, वहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये सारा हमारा प्रोसेस था। तो हमारा अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। डिस्क्राइब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। उसके बाद है व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। ये पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन फिर से मैं इसे शो कर दे रही हूँ। तो सीड डिस्पर्सल का मैंने पहले ही बता दिया था कि सीड डिस्पर्सल क्या होता है। सीड डिस्पर्सल जो होते हैं वो स्कैटर्ड किए जाते हैं मदर प्लांट से दूर दूर। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सीड डिस्पर्सल। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे, तो इनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा सनलाइट के लिए, एयर वाटर के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जिससे कि बहुत सारे सीड जो होंगे वो खराब हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे जर्मिनेशन के प्रोसेस में। उसके बाद यहाँ पर
क्योंकि वो खुद तो चल नहीं सकते सीड या प्लांट्स, तो उनके लिए एजेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे विंड है, वाटर है, एनिमल्स है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं और फ्रूट्स जो होते हैं वो एक्सप्लोजन के थ्रू स्प्रेइंग द सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया, वो सीड्स एक्सप्लोजन के थ्रू फैल जाते हैं लार्ज एरिया। अब यहाँ पे विंड बता रखा है, ये लिखना है आंसर। सम सीड्स आर लाइट इन वेट, बहुत सारे जो सीड्स होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं वजन में, तो वो ईजिली क्या हो जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं और फिर उसके बाद मॉडिफाइड हो जाते हैं उनके पार्ट, जैसे हेयर वगैरह और विंग्स। इस तरह से ये प्लांट फ्रूट्स इस तरह के जो होते हैं, इनमें फ्रूट्स हैव विंग्स, इनमें विंग्स होते हैं। जैसे कि ये कॉटन सीड हैज फ्लफी हेयर अराउंड इट, उसके बाद मदार सीड हैज टफ्ट ऑफ हेयर, उसके बाद है डैंडिलियन सीड हैज हेयर, उसके बाद हिप्टेज फ्रूट हैज विंग्स। ये है डिस्पर्सल बाय विंड, ये हवा के द्वारा जो डिस्पर्सल होता है इनका बताएगा। उसके बाद है वाटर के थ्रू। द सीड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो ग्रो करते हैं वाटर में और नियर वाटर या पानी के पास में। डिस्पर्सल का जब उसमें प्रोसेस होता है तो ऐसे करते हैं। द फ्रूट्स एंड सीड्स हैव फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, फ्रूट्स एंड सीड्स की जो प्रवृत्ति होती है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है, उनमें तैर जाते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। जैसे कोकोनट फ्रूट है या फाइब्रस कोड, कोकोनट का एग्जांपल देगा, इसका फाइब्रस कोड होता है विच हेल्प इट टू फ्लोट इन वाटर, जिससे कि पानी में आराम से फ्लोट कर सके। द लोटस प्लांट है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, ये लोटस का प्लांट है, इसका स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है विच बियर्स द फ्रूट, जिसपे फ्रूट को बियर करता है। फ्लोट्स इजीली एंड कैन ट्रेवल फार अवे, इससे आराम से ये फ्लोट कर जाता है और बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाता है। तो ये डिस्पर्सल बाय वाटर, ये वाटर के थ्रू हो गया। उसके बाद आ जाते हैं एनिमल्स के थ्रू भी होता है। जैसे ये एनिमल्स, स्क्वायरल दिख रही है, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। जैसे वी एंड मैनी एनिमल, हम और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, लीची, एंड थ्रो अवे द सीड्स, और सीड्स को थ्रो अवे कर देते, फेंक देते खाने के बाद। इन दिस वे, इस तरह से क्या होता है, वी डिस्पर्स द सीड्स ऑफ द प्लांट्स, हम प्लांट्स के सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं। स्क्वायरल्स हाइड सीड्स एट डिफरेंट प्लेसेज एंड ऑफन फॉरगेट अबाउट दैट, दिस हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। ये जो हमारी गिलहरी होती है क्या करती है, जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं ये अपने सीड्स को क्या करते हैं, छिपा देती है और छिपा के भूल जाती है अक्सर, उसे याद ही नहीं रहता कि उसे जाके खाना है। जब वो भूल जाती है तो इस तरह से जो हेल्प हो जाती है हमारी सीड डिस्पर्सल में, इसमें से प्लांट्स ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। उसके बाद द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे जैंथियम एंड यूरेना, इनके हुक्स एंड ब्रिस्टल्स होते हैं। दीज फ्रूट्स गेट अटैच टू द हेयर एंड स्किन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल, तो इनमें एक खासियत होती है कि अटैच हो जाते हैं हेयर में और स्किन में, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनमें जाकर ऐसे चिपक जाते हैं। एंड गेट डिस्पर्स्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये इस तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं। दीज फ्रूट्स कैन ऑल्सो स्टिक टू अवर क्लॉथ, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये हमारे कपड़ों में भी चिपक जाते हैं। जैसे जैंथियम का दिख रहा है फ्रूट, इस तरह से इनके ब्रिस्टल्स निकले रहते हैं। तो बार्ब्ड स्पाइन्स हेल्प फ्रूट टू अटैच टू एनिमल फर, तो इनके जो स्पाइन्स होते हैं हेल्प करते हैं फ्रूट को अटैच होने में एनिमल के फर में, बालों में चिपक जाते हैं। दीज फ्रूट्स कैन ऑल्सो स्टिक टू अवर क्लॉथ्स। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर अ हाइक चेक योर ट्राउजर्स एंड सॉक्स फॉर दीज फ्रूट। नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी हाइक के लिए जाते हो तो अपने ट्राउजर्स एंड सॉक्स को चेक करो, कहीं ये फ्रूट उसमें चिपके तो नहीं हुए हैं। उसके बाद एक्सप्लोजन, सम फ्रूट्स ऑफ पी, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स जैसे पी का है, जेरेनियम का है, बालसम का, ये ब्रस्ट हो जाते हैं, सब फट जाता है, इस तरह से फट रहा है यहाँ पे। एंड ओपन, और खुल जाते हैं। दे बिकम ड्राई, उसके बाद ये ड्राई हो जाते हैं। ड्यू टू विच सीड्स जंप आउट ऑफ द फ्रूट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे सीड्स जो होते हैं जंप आउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एंड गेट डिस्पर्स्ड, और फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। इफ़ यू हैव बालसम, अगर तुम्हारे पास बालसम का प्लांट है इन योर स्कूल गार्डन, द गार्डनर में शो यू हाउ स्प्रिंग लाइक इट्स पॉट्स आर, कि इसके कैसे स्प्रिंग लाइक पॉट्स होते हैं। ये रहा ना, एक्सप्लोजन हो गया है, खुल गया इस तरीके से। तो डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन, तो ये इस तरह से भी फ्रूट एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्सल होता है। उसके बाद हमारे लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में, राइट द फंक्शन ऑफ कोटिलेडोन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में कोटिलेडोन्स का क्या काम होता है सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान, ये आप इसका आंसर ढूंढ के लाएंगे। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो मैं भी इसका आंसर आपके लिए लेकर आऊँगी, तब तक आप इसका आंसर ढूंढिए, क्योंकि मैंने लेसन पूरा रीड करवा दिया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे हॉट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, और ये थोड़ा सा एक्टिविटी वगैरह है, ये देख लेंगे, बस फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो ये आएगा आपके सेकंड पार्ट में, तब तक आप इसका आंसर ढूंढ के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स पाने के लिए। ठीक है, ओके, बाय।